दोस्तों, सामने क्लासेस आल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक पॉलिटी का मूल अधिकार का दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार का अध्ययन करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। 6 अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम संघ या सरकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आवास संचलन का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार। मुद्दा 19 अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामलों में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयरधारकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। लोगों जैसे कंपनी और परिस्थिति को लिए नहीं है। राज्य इन 6 अधिकारों का अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिकों को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने का अधिकार लिखित छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। ये क्या क्या है? अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार एवं सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार इन्हें नहीं है। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार है: अगर भारत की एकता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से विद्रोह संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन की स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन, सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। राज्य संगठित होने के अधिकार पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है: भारत की एकता, अखंडता और सार्वजनिक आदेश, सही संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण, आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवस्था के खतरे के तहत रोक सकती है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या इससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। ऐसे यदि किसी कानूनी प्रक्रिया को अवरोध हो, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव और सरकार या उसके कर्मचारियों को उसकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। संगम या संघ बनाने का अधिकार। सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सरकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फंड, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन, लोगों को अन्य इकाई बनाने का अधिकार। यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह संगम या संघ बनाने का या इसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे
भारत की एकता और संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश और नैतिकता। इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार है, तथापि किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि सब संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने, तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। आजकल आवाज संचरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने का अधिकार प्रदान करता है और साथ ही पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात पर भी बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि सक्रियता को। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं। आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। जनजाति क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उसकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजाति प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि उनका शोषण न हो सके। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बंबई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध माना है। संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग हैं। आंतरिक यानी देश में निर्बाध संचरण, घूमना या वहां देश के बाहर घूमने का अधिकार, तथा देश में वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है। दूसरे भाग को अनुच्छेद 21 मानव दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यायित करता है। निवास का अधिकार, हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं। अब देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना। देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार, इसका तात्पर्य है कि घर बनाना या अस्थायी रूप से रहना। यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है, यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता के महत्व प्रदान नहीं करता। राज्य इस अधिकार को उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है, विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हित में। जनजाति क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों अपनी संस्कृति के संरक्षण या संवर्धन हेतु अपने रिवाज और नियम कानून के बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों को घूमने पर प्रतिबंध लगाया, जैसे वेश्या या पेशेवर अपराधी। उपरोक्त प्रावधानों में से यह स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने का अधिकार का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत ही हैं। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार है दिया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि यह जीवन निर्वाह हेतु आय से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी पेशे, व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, सेवा को पूर्ण एवं आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एक अधिकार जताता है तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्यों के लिए अपने एक अधिकार को न्यायोचित ठहराने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिकार में कोई अनैतिक हित शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं एवं बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक व्यवसाय, जैसे हानिकारक औषधियां या विस्फोटक इत्यादि। राज्य पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है। इसके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। अपराध के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 20 किसी भी अभिव्यक्ति या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस
संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। कोई पूर्ण पद प्रभाव कानून नहीं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित हो किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। दोहरी क्षति नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। स्व अभिशंसन नहीं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को सिर्फ अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक पूर्ण पद प्रभाव कानून वह है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से दंड अध्यारोपित करता है अर्थात किए गए कृत्य पर जो दंड को बढ़ाता है। अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान के अंतर्गत इस तरह की क्रियान्वयन पर रोक है। हालांकि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानूनों में ही है, न कि सामान्य सिविल अधिकार या अन्य कानूनों में। दूसरे शब्दों में जब उत्तरदायित्व या एक कर को पूर्वव्यापी रूप में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्था अपराध दोष या सजा सुनाए जाने के मौके पर आपराधिक कानूनों पर प्रभावित करता है। अंततः सुरक्षा की मांग के आधार पर नहीं की जा सकती। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला सिर्फ एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण में ही ठहराया जा सकता है। विभागीय या प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये न्यायिक प्रकृति के नहीं है। स्व अभिशंसन के संबंध में मौखिक और प्रलेखित साक्ष्य दोनों में संरक्षण प्राप्त है। हालांकि ये विस्तारित नहीं किया जा सकता। भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादों पर अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर एवं रक्त जांच की अनिवार्यता पर किसी इकाई के प्रदर्शनी की अनिवार्यता। इसके अलावा इसका विस्तार केवल आपराधिक सुनवाई पर ही हो सकती है जो आपराधिक प्रवृत्ति की न हो। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की और इसमें व्यवस्था की कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 21 के अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। कैसे भिन्न है? इस तरह कानून की वैधता उसकी व्यवस्था का अकारक अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक या निजी स्वतंत्रता से है। लेकिन इसी में मेनका मामले 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारिणी क्रिया पर ही उपलब्ध है, बल्कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। न्यायालय ने प्राण स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा कि इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान एवं उससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। इसमें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण प्रदूषण से जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों की विरुद्ध सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष तक की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के अधिकार,
बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, बदवा मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकता का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर एवं सम्मान करने का, सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा एवं परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक एवं मानव न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, मार्केटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, संयंत्र का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, विद्युत या बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। यह व्यवस्था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह इसको बताया है या ठहराया है। इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। तथापि निदेशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता। यानी नीति निर्देशक तत्व में भी अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन यह नीति निर्देशक न्यायालय प्रतिबंधित नहीं करता, राज्य को बाधित नहीं करता, लेकिन ये मौलिक अधिकार होने का इससे राज्य को बाधित किया जा सकता है। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के नीति निर्देशक सिद्धांत को बदलता है। अब इसे पढ़ा जाता है कि राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए वो बंद करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी है कि हमारे अभिभावक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएंगे। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के किसी बच्चे को 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक एवं क्षमता की सीमा एक राज्य के विकास का विषय है। इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले 1992 को बदला, जिसमें घोषणा की गई कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर है, इसमें व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा और इंजीनियरिंग शामिल है। अनुच्छेद 21 के अनुसार संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की है कि 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चों को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपनिवेशिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों मानकों का पालन किया जाता हो में प्राप्त करने का अधिकार है। यह विधान इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया है कि समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र के मूल के साथ ही न्यायपूर्ण मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सके। अब हम देख सकते हैं कि मौलिक शिक्षा का अधिकार आपका निर्देशक तत्व भी है, आपका मौलिक अधिकार का भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। अब देखिए विरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं विरोध से संरक्षण
प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है, दंड विषयक यानी कठोर, दूसरा निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है या अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देने जैसी है। इस तरह निवारक हिरासत केवल एक शख्स के आधार पर किया गया ऐतिहासिक हिरासत होता है। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानून मामलों से संबंधित है, दूसरा निवारक हिरासत के मामलों से है। और देखते हैं अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित उपलब्ध कराता है, निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। गिरफ्तार करने के अधिकार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षण कराने का अधिकार, दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के 24 घंटे की यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त विरोध के 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति अथवा निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करने के लिए उपलब्ध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निषेध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी जब अधिकारी गिरफ्तारी आय कर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशों की पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर किया गया है। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक और विदेशी दोनों में उपलब्ध है। जैसे व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। बोर्ड में उस न्यायालय की न्यायाधीश होंगे। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपनी प्रतिवेदन करे। अनुच्छेद 22 संसद को भी यह बताने के लिए अधिकृत किया जाता है कि किन परिस्थितियों में के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति के निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की जाए किए बिना विरोध नहीं किया जाएगा। किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के अधीन विरोध किया जाएगा। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 माह में 2 माह कर दिया। 3 माह से 2 माह कर दिया गया। हालांकि यह व्यवस्था अभी प्रयोग में नहीं आई है, जबकि विरोध की अवधि 3 माह की अभी जारी है। संविधान ने हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद एवं विधानमंडल के बीच विभक्त किया है। संसद के पास निवारक निरोधक रक्षा विदेशी मामले भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार है। संसद और विधानमंडल दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की सुरक्षा मामले आदि पर हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। निवारक निरोधक कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है, निवारक निरोधक अधिनियम 1950 और 1969 में समाप्त हो गया। आर्थिक सुरक्षा अधिनियम 71 में बना, 78 में समाप्त हो गया है। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, चोर बाजारी निवारण आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम 1980, आतंकवादी विध्वंसक कार्यकलाप 1985 में बना, 1995 में समाप्त हो गया। व्यापक औषधि या मन प्रभावित पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988, आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2000 में बना, 2004 में निरस्त हो गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि
इसमें कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में आंतरिक विरोध एवं निवारक संबंधी कानूनी की पूरी व्यवस्था हो। अमेरिका में तो है ही नहीं। ब्रिटेन में इसे तब तक दोबारा दोबारा रखा गया जब तक प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल में यह व्यवस्था थी कि भारत के लिए बंगाल राज्य कैदी अधिनियम विधेयक 1818 भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक विरोध की व्यवस्था। अब तीसरा देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका 23 और 24 में होगा। 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार के विषय। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार बेगार बलात्कार किसी प्रकार के अन्य बलात्कार प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह आपराधिक नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के विरुद्ध बल्कि व्यक्तियों के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है पुरुष महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, महिला एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, देवदासी और दास। इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारक अधिनियम 1956 बनाया है। बेगार का अभिप्राय है बिना पारिश्रमिक के काम कराना, यानी बिना उसको मजदूरी दिए भी काम कराना। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी। इसके तहत क्षत्रिय जमींदार कभी-कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान किए कार्य कराते थे। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात्कार के अन्य प्रकार यथा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बलात्कार का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। बलात्कार में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता या न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना आदि शामिल है। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाया गया। अनुच्छेद 23 में इस संबंध में इस उपबंध में अपवाद का भी प्रावधान है। यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्यता सेवा, उदाहरण के लिए शैल्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है। इसके लिए यह धन देने को बाध्य नहीं है, लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान पर न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजित का प्रतिषेध नहीं है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन करता अधिनियम 1951, प्रशिक्षित अधिनियम 1961, बीड़ी सिगारेट का अधिनियम 1966। इस प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करते हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय बाल एवं श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया। इसमें बालकों को नियोजित करने वाले प्रत्येक बालक 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान है। इसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में भी सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना, बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण करने के लिए अधिनियमित किया गया है। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, दुकानों, कारखानों, इस्पात, चाय की दुकान आदि में नियोजन पर रोक लगा दी है। इनमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजित एवं दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। बाल श्रम संशोधन 2016 है। उसके बाद मैं आपको धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अगले वीडियो में दिखाऊंगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।